हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप लोग को आज मेरी आवाज बदली लग रही है कि नहीं? थोड़ा सा डरावनी और भरी भरी आवाज लग रही होगी। एक्चुअली में बहुत दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सर्दी खांसी बुखार, समझ गए हैं। तो इस कारण से मैं आपका कोई नया वीडियो भी डाल नहीं पा रही थी, और आज मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा चलिए आप लोग का कुछ क्लास ले लेती हूँ। एक क्लास एक दो टॉपिक पढ़ा देती हूँ। तो चलिए बेटा, हम लोग जो थे जिस टॉपिक पे थे वहीं पर आ जाते हैं। हम पढ़े थे रासायनिक बल गतिकी पढ़े थे, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज जो बहुत दिन के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ये क्या होता है अपन जानेंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है जानेंगे अपन। और ये जो है अपन देखते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है कि कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी क्रियाकारक है ना, जैसे सपोज मैं मान लेती हूँ ए कोई क्रियाकारक है और यहाँ पर बी कोई क्रियाकारक या रिएक्टेंट है। अब ए की मात्रा सपोज अपन मान लेते हैं ए या सांद्रण, ए की मात्रा या सांद्रण ए है, वैसे ही बी जो क्रियाकारक या रिएक्टेंट है उसकी मात्रा बी। अब ये दोनों जब ए और ये बी जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे, तब ये किसका निर्माण करेंगे, क्या बनाएंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इतना समझ में आया सबको? एकदम सिंपल सी बात है। बस यहाँ मैंने ऑलवेज ए और बी लिखी थी, अब मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है, दैट इज ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये क्या चीज है, ए की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए की मात्रा कितनी है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहो तो आप इसको एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए की मात्रा या ए का सांद्रण या उनके अणुओं की संख्या। ए के अणुओं की संख्या ए है, बी के अणुओं की संख्या बी है, ठीक है। अब यदि ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके हमको क्या निकालना हो, जो रिएक्टेंट में ए एक क्रियाकारक है और बी ये आपस में क्रिया करके उत्पाद का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है अभिक्रिया की दर मींस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि निकालने बोले उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये अभी पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड ऑन है। या आप बोल सकते हो दर, किसकी दर, रिएक्शन की दर, केमिकल रिएक्शन की दर जब भी निकालना होगा तो उसके लिए रेट इक्वल्स टू स्मॉल के, ये कांस्टेंट है। और जो क्रियाकारक है माने कैपिटल ए अपना क्रियाकारक था, रिएक्टेंट था, और इसकी मात्रा कितनी थी, स्मॉल ए, माने इसका सांद्रण कितना था, स्मॉल ए, उसको अपन पावर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब घात के रूप में लिखेंगे। समझ में आया? जब भी किसी भी अभिक्रिया का हमको दर निकालना होगा, रेट निकालना होगा, तो क्या करोगे, जो रिएक्टेंट है उसको लिखो पहले। तो यहाँ पर के कांस्टेंट है, ये मैंने पहले बताया आपको। के क्या है, कांस्टेंट, जैसे कि पाई कांस्टेंट, पाई का मान कांस्टेंट रहता है ना, पाई का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वैसे सेम के जो है कांस्टेंट है। और ए क्या है, क्रियाकारक, और ये जो ऊपर में पावर के रूप में, घात के रूप में लगा हुआ, वो क्या है, उसकी सांद्रण या उसकी मात्रा, ठीक है। सेम वैसे ही काम किस में करेंगे अपन, बी के लिए करेंगे। अब याद रखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस का निशान, यहाँ पर प्लस का निशान नहीं है, डॉट मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का गुणनफल है। अब बी के साथ में भी सेम वैसे करेंगे, बी क्रियाकारक और उसका जो सांद्रण या उसकी मात्रा जो थी उसको अपन पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ये तो ये आप एक नियम याद रखेंगे कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम के अनुसार यदि हम किसी भी अभिक्रिया की दर निकालना चाहें या रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और ए क्या है, क्रियाकारक मींस रिएक्टेंट, और ऊपर में जो पावर लगा हुआ है वो क्या है, ए क्रियाकारक की मात्रा या सांद्रण, जिसको हम पावर के फॉर्म में लिखें। फिर मल्टीप्लाई, मतलब दोनों के बीच में गुणनफल है, जितने भी क्रियाकारक होंगे वो सारे आपस में गुणनफल के फॉर्म में आएंगे। यहाँ पर अभी जैसे दो क्रियाकारक है, दोनों को मैंने गुणनफल के फॉर्म में लिखा है, तीन होते तीनों को गुणनफल के फॉर्म में लिखा, तो ये याद रखना है, ठीक है। देन बी क्या है, ये भी क्रियाकारक है और उसकी पावर किसने लगाया, बी लगाया, मैंने इस घात को मैंने बी लगाया, क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा या इसका सांद्रण बी था। तो ये एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, और इसको हम बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, माने कैसे दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला क्या होगा। ये
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद नेक्स्ट अपने को देखना है यहाँ पर जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अपने को देखना है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, इसको अपने को देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ना। अभी मैंने दर का जो बताया वो आप याद रखेंगे कि जो अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या होती है, ऑलवेज जो होती है क्रियाकारकों के जो सांद्रण होते हैं उसके गुणनफल के बराबर होती है, या आप बोल सकते हैं क्रियाकारकों के सांद्रण के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अभिक्रिया की दर का जो फॉर्मूला होता है उसको आप याद रखेंगे। और के है, क्या है, के क्या है, दर स्थिरांक है। अभिक्रिया का दर का ये स्थिरांक है, क्या है, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक बोलते हैं के को। के क्या है बेटा, स्मॉल के जो दिख रहा है वो दर स्थिरांक, दर स्थिरांक या क्या बोल सकते हैं, वेग स्थिरांक, दोनों वर्ड को आप याद रखना, दर स्थिरांक या इसी को वेग, क्योंकि दर का मतलब ही वेग होता है, तो दर लिखो या वेग लिखो, तो दर या वेग स्थिरांक के रूप में अपन के को जानते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इतना चीज आपने को इसमें ध्यान रखना है। और ये हो गया, क्लियर है आपको। तो दर अभिक्रिया का दर का फॉर्मूला क्या है ये मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे आप, ओके। यहाँ ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद आप इसको नेक्स्ट जो अपन देखेंगे, यह अभिक्रिया की दर को, इसका जो लिखने का तरीका है इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं अपन। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। जैसे अभिक्रिया की दर या रेट, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके पहले एक स्टेप और सकता है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, यहाँ जो क्रिया कारक है, ठीक है, ये उसका सांद्रण A और जो B क्रिया कारक था उसका सांद्रण की घात B, इन दोनों माने क्रिया कारकों के सांद्रण की जो घात है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, माने अभिक्रिया की दर जो होगा ना वो क्रिया कारकों के सांद्रण के गुणनफल, सांद्रण की घात के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो इसको, ये डेफिनेशन को याद रखेंगे। जब अपन समानुपाती का निशान हटाएंगे, जब अपन ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, रेट या दर बराबर, अब ये समानुपाती का निशान हटाए तब आया ये के, ये जो दिख रहा है आपको के, ठीक है। और ये है आपका क्या है, रिएक्टेंट, और उसकी ये सांद्रण है बी, रिएक्टेंट मतलब क्रिया कारक, और उसका सांद्रण कितना है, बी है। तो इस प्रकार आप अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, अभी मैंने सिर्फ आपको उतना ही बताया है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है कि कैसे निकालते हैं बस, ठीक है। सांद्रण की यहाँ जो ये है उसका घात है ना, उसको याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा, बहुत दिन के बाद मैं भी क्लास ले रही हूँ अभी आप लोगों की, और थोड़ा सा उठे हूँ, किससे उठी हूँ, बीमारी से उठी हूँ तबीयत मेरी खराब थी बेटा, है ना। चलिए ये टॉपिक समझ में आया आपको, नहीं समझ में आएगा, जहाँ नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल मेरे को बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इसको वापस समझा दूंगी। बस कुछ नहीं, दो ही चीज समझना है आपको कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्रिया कारकों का जो सांद्रण होगा उसकी घात के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है ये बोलेंगे, फिर समानुपाती का निशान हटाओगे, के लगाओगे, बस बाकी पूरा एज इट इज है, समानुपाती निशान हटाना, के लगाना है, बस इतना ही है, कुछ नहीं इसके आगे पीछे, ठीक है। अब अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना तो इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैंने पहले इसको समझाया आपको, ताकि वो वाला फॉर्मूला आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। चलिए अब अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि, या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कुछ कुछ नए नए वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, ये तो बिल्कुल भी आपने 9th में सॉरी 11th में नहीं पढ़ा है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि, ध्यान रखिए बेटा, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपने बिल्कुल भी पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा है, जो पुरानी क्लास में उन्होंने नहीं पढ़े हो ना, वो वर्ड को पढ़ने और ध्यान रखने, याद रखने में थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन, ध्यान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो ध्यान आपको देना पड़ेगा तभी वो याद होगा। तो अभिक्रिया की कोटि क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये नया चीज क्या है, चलिए देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिया मैंने,
ठीक है, अब ये क्या होता है, सिर्फ आपको इसकी परिभाषा समझनी है और कुछ नहीं समझना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो मैं इसको परिभाषा को समझाने से पहले मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन लिख के देती हूँ, और आपको वैसे ही केमिकल इक्वेशन याद करोगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। अब अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की हो सकती है, पहले अपन देख लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि जो होता है, पहले इसको कैसे उसको फॉर्मूला है वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो मान लो अपन कोई एक क्रिया कारक है, जैसे अपन इससे पहले वाले केस में लिए थे, एक क्रिया कारक है और उस क्रिया कारक की मात्रा या सांद्रता कितनी है, स्मॉल ए है, ठीक। अब उसके बाद सेम बी क्रिया कारक है एक और उसकी मात्रा उसकी सांद्रता कितनी है, स्मॉल बी। अब उसके बाद एक और क्रिया कारक है जिसकी सांद्रता स्मॉल सी है और मात्रा कैपिटल सी है। अब ये तीनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, जैसे इससे पहले वाले द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम में अपन पढ़े थे, सेम वही चीज है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। चाहो तो इसको ये ए बी सी की जगह आप कोई और भी पॉइंट लिख सकते हो। आपकी बुक में इसमें पी लिखा हुआ है, इसमें क्यू लिखा हुआ है, पी क्यू, और इसमें लिखा हुआ है आर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप जो भी लिखोगे, ए बी सी लिखो या पी क्यू आर जो भी लिखो, घात में आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम रिसेंटली अपन ने पढ़ा है। तो अभिक्रिया की कोटि के लिए ध्यान समझिएगा कि ए रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट, सी रिएक्टेंट, माने क्रियाकारक ए, क्रियाकारक बी, क्रियाकारक सी, ये जब तीनों, और इनकी ए की मात्रा कितनी है पी, बी की मात्रा या सांद्रण कितना है क्यू, और सी का सांद्रण कितना है आर, ये जब तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे, मात्रा समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ। मात्रा मतलब क्या, मात्रा मतलब यहाँ पर एक की कितना अमाउंट है ना, बी का कितना है सांद्रण, माने उसकी क्वांटिटी, उसकी बात करें तो क्वांटिटी पी है, जैसे अपन नंबर लिखते हैं ए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा H2O, ये अणुओं की संख्या 2 है, मतलब H2O के कितने अणु है, 2 अणु है, तो ये 2 न लिखकर मैं पी लिख रही हूँ, वैसे क्यू न लिखकर यहाँ पर उसकी मात्रा न लिखकर क्यू लिख रही हूँ, क्योंकि अपने को डिसाइड नहीं है कितना है, समझ में आया। तो कोई भी जो क्रिया कारक है उसके अणुओं की संख्या कितनी है उसको मैं पी क्यू आर से लिख रही हूँ या डिनोट कर रही हूँ, समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए, अब जैसे कि अब इससे पहले वाले केस में अपन दर निकाले थे, अभिक्रिया की दर निकाले थे, दर नियम के जो समीकरण के अनुसार, तो अभिक्रिया की दर निकालेंगे, सेम वही दर बराबर क्या देखा था अपन ने, दर बराबर देखा था, समानुपाती के निशान लगाए थे, फिर हटा के के लिखे, तो मैं डायरेक्ट के वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ, दर बराबर या रेट बराबर, ऐसा भी कर सकते हो भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले केस में मैंने रेट लिखा था, रेट माने इंग्लिश में रेट बोलते हैं और हिंदी में दर बोलते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो मर्जी सो लिख सकते हो आप। केमिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में यूज करोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, बिंदास आपको मार्क्स मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस टेंशन आपको किसी चीज का नहीं लेना है, बस ध्यान से पढ़ते जाना है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसका अपन रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो रेट इक्वल्स टू क्या करेंगे, अब आपको मालूम है सारे क्रियाकारक आपस में गुणनफल के फॉर्म बनेंगे, तो ए लिखा मैंने, उसकी पावर कितना लगाओगे, ए की पावर लगाओगे प्यू पी, क्यों, क्योंकि उसका सांद्रण है, उसी प्रकार गुणनफल के फॉर्म में लिखोगे बी, अब इसका पावर कितना लगाओगे, जो उसका सांद्रण है, कितना सांद्रण है क्यू, फिर डॉट लगाओगे, ये प्लस प्लस नहीं लगाना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सी, सांद्रण कितना है आर, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, ये हो गया दर का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक और अपन देख सकते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होगी, हाँ, अभिक्रिया की कोटि जो होगी अभिकारकों के उन अणुओं या परमाणुओं या आयनों के की कुल संख्या के बराबर होती है जो उनकी मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग, अब ये वाला केस तो अपन को पहले से मालूम है ना, ये यहाँ तक तो अपन पिछली लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, अब अपने को पढ़ना है कि अभिक्रिया की कोटि पढ़ना है, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले के फॉर्म में समझाती हूँ। अभिक्रिया की जब कोटि निकालना होगा तो अभिक्रिया की कोटि को अपन मान लेते पूरी रिएक्शन जो है, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि को n मान ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, जो n होगा माने पूरी ये रेट जो रिएक्शन दिख रही है आपको, इस रिएक्शन की कोटि को यदि अपन n मान लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, वो सब की घातों के बराबर, घातों के योग के बराबर होगा। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में जो आप घात देख रहे हो ना, क्या क्या घात, p प्लस क्यू प्लस आर, तो इनकी घातों के योग के बराबर होता है। फिर से रिपीट करी, नई चीज है, ठीक है। क्या देख रहे हैं अपन,
अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के उन अणु, ये अभिकारक है, ए बी सी क्या है? अभिकारक है, और उनके उन अणुओं या आयनों की कुल संख्या के बराबर होती है जिनकी मोलर सांद्रताओं पर उनका वेग निर्भर करता है। या आप बोल सकते हो, इसी को चेंज करके बोल सकते हो कि अभिक्रिया का वेग नियम के अनुसार या वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त जो घात है, ए पी क्यू आर, और इन यदि सब घातों का, यदि घातांकों का सांद्रताओं के, क्रियाकारक के सांद्रताओं के घातों का जो योग होता है उसी को बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो n क्या है? n है अभिक्रिया की कोटि, और ये है क्या? सभी क्रियाकारकों के घातों का योग है। समझ में आया? तो सभी क्रियाकारकों के घातों का जो योग होता है वो कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। समझ में आया बेटा? ओके। एक चीज और इसमें देखेंगे, अब कितने प्रकार की अभिक्रिया की कोटि होती है थोड़ा वो समझ लेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि शून्य प्रकार की हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि प्रथम प्रकार की हो सकती है, द्वितीय प्रकार की अभिक्रिया की कोटि हो सकती है, तृतीय प्रकार की अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। ठीक है। तो अभिक्रिया कोटि शून्य, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट अभी सिंपल अपने को अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं उसका एक लाइन का, 2 लाइन की आपको डेफिनेशन लिखना होगा, और उसके बाद ये जो मैंने लिखा आपको सिर्फ उतना लिखना होगा। और अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन अभी अपने को सिलेबस में इतना सब नहीं पढ़ना है, ये दोनों को अच्छे से पढ़ना है बस। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ना है अभी। ठीक है। तो इस प्रकार क्या बोले, अभिक्रिया की कोटि किसको बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं, ठीक है, सांद्रताओं के घातांकों का योग। ये क्या है? सांद्रताओं के घातांकों का योग होता है क्या? अभिक्रिया की कोटि। तो ये सिर्फ 2 लाइन की आपको परिभाषा याद करना है, और परिभाषा के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक डेफिनेशन और देख लेते हैं अपन। डेफिनेशन या अपन बोल सकते हैं इसका एक, ये एबीसी के रूप में लिखा है मैंने, एबीसी की जगह अपन एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आपको मैं दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल से समझाती हूँ सेम चीज को। ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है? नया चीज है बेटा, ध्यान समझो। नया चीज में क्या होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा लगता है। जैसे कि मैंने ये हाइड्रोजन आयोडाइड लिया और इसका वियोजन करा रहे हैं, तो टूटेगा ये, तो ये H2I2 या I2H2 में कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो इसको अपन बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, तो 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देखा हमने, यहाँ पर हमने देखा जो क्रियाकारक है उसका साधारण, उसको अगर हम दर निकालें, इस अभिक्रिया जो आप देख रहे हो अभिक्रिया, यदि इसका मैं दर निकालूं या इस अभिक्रिया का रेट निकालूं, तो इससे पहले वाले जो ए बी की फॉर्मेशन में लिखा था उसी के फॉर्मेशन में लिखूंगी, तो क्या होगा, के होगा। और क्रियाकारक क्या है, क्रियाकारक में HI लिखोगे, और इसकी घात को क्या लगाएंगे आप, इसकी घात या पावर लगाओगे 2। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता जो अपन ये P लिख रहे थे ना, उसकी जगह ये 2 है, तो इसको पावर के रूप में लगा दिया अपन ने। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है तो पावर के रूप में 2 हो जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि होगी, कोटि बराबर होगी 2, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया के जो अणु है कितने हैं, 2 है, इसलिए। क्लियर? समझ में आया? उसी प्रकार और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और समझ में आएगा आपको अच्छे से, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि समझ में नहीं आएगा तो जब मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ाऊंगी, शून्य कोटि, तो वहां आप कंफ्यूज होंगे। अभिक्रिया की कोटि का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर ये एक और रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, सिर्फ आपको अभिक्रिया की कोटि समझना है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, है ना। तो इस अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है। अब यहाँ पर यदि आपको दर निकालना हो इस अभिक्रिया की, तो क्रियाकारक पहले आप के लगाओगे जैसे लगाते थे, फिर पहला क्रियाकारक क्या है, NO है, और इसकी मात्रा या सांद्रता कितनी है, 2, तो इसकी पावर लगाओगे। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन क्रियाकारक है, इसकी मात्रा सांद्रता सामने में दिया नहीं हो, मतलब 1 लगाओगे, या नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, या अंडरस्टूड है 1 होगा। अभिक्रिया कोटि क्या है, जितने भी क्रियाकारक हैं उनकी घातांकों का योग होता है। तो कितना घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, तो 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 3। तो n = 3, माने अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी,
कितना घटिया राइटिंग लिख डाली मैंने। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 3, इसको सुधार लो बेटा। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि का मान हो जाएगा 3। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, क्रियाकारक की तरफ देखो और क्रियाकारक के सामने जितने अणु होंगे उसको घातों के रूप में लिखना है। बस घातों के रूप में लिखोगे और जब कोटि निकालोगे तो घातों का योग कर दोगे, बस वही अभिक्रिया की कोटि है। तो इसमें से जो सरल एग्जाम्पल आपको लगता है वो अभिक्रिया की कोटि का, यदि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये, और साथ में मैंने एक और लिखा था n बराबर, क्या लिखा था मैंने, p प्लस क्यू प्लस आर। ये तो इसको दो को लिखकर आप कोई भी एक फॉर्मूला, जो मैंने 3 फॉर्मूला लिखे, आपकी बुक जो भी बुक हो, प्रबोध नवबोध या एनसीईआरटी जो भी आपके पास बुक होगी, सबके बुक में अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन, परिभाषा 2 लाइन की, और उसका कोई भी एक उदाहरण, इतना आपको करके रखना है। समझ में आया? तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको, जितना समझाया आपको, उसमें से जो भी समझ में आया है बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल कमेंट करके मेरे को बताइए कि जो पोर्शन आपको समझ में आ गया अच्छे से, और जो पोर्शन समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट करके बताइए कि मैडम मुझे ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा उसका वीडियो या और दूसरे उदाहरण से उसको आपको समझाऊंगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा मैंने देखा है, मेरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके स्कूल में केमिस्ट्री टीचर नहीं है या किसी के कारणवश उनकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही है। तो प्लीज़ यदि आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आ रहा है, मेरी टीचिंग का मेथड आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक को समझ सकें, अभिक्रिया की कोटि जो मैंने आज पढ़ा। तो एकदम जलनखोरी वाली भावना मत रखिए कि मोला तो समझ में आ गई, अब मैं काबर अपन फ्रेंड पर सेंड करो, ओखर नंबर बढ़ जाही, ऐसे वाली भावना बिल्कुल मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि विद्या जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा, नॉलेज आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन की भावना जितनी रहेगी आपके अंदर का पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दूसरों की मदद करना सीखिए। तो ये वीडियो को बाकी अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में या दूसरे स्कूल के फ्रेंड सर्कल ग्रुप में आप भेज सकते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखकर इस टॉपिक को समझ सके। ओके, चलिए, तो ये शेयरिंग का काम पुण्य का काम है, जरूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, और आपकी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जो है अपना कमेंट्स डालिएगा और जैसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड समस्या होगी तो मैं उसको आपको सॉल्व करूंगी प्रॉब्लम को। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। बाय बाय बच्चों।